हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल इंडियन नॉलेज में। और उम्मीद भी करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा वन नेशन वन इलेक्शन या एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। मंत्रिमंडल के द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक हाई लेवल की कमेटी बनाई गई थी, जिसकी सिफारिशों को मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकार किया गया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है। एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत हमारे देश की लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं और स्थानीय निकाय यानी कि नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे। तो क्या अभी पहले भी ऐसा होता था? तो जवाब है जी बिल्कुल हाँ। आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और हमारे देश में उस टाइम पर जितनी भी राज्यों की विधानसभाएं थी, उन सभी के चुनाव एक साथ कराए जाते थे। इसके बाद कई राज्यों की विधानसभा भंग हुई और एक राष्ट्र एक चुनाव की जो ये प्रक्रिया थी, ये धीरे धीरे टूटती गई। ऐसा कराने के लिए लगभग 18 संविधान संशोधन हमें इसमें करने होंगे। आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172। आर्टिकल 83 जो बात करता है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा के कार्यकाल के बारे में, और आर्टिकल 172 जो कि बात करता है राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल के बारे में। इन दोनों में ही हमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना होगा, या यूँ कहें कि इसमें हमें कुछ ना कुछ संशोधन अवश्य करना होगा। अब एक राष्ट्र एक चुनाव के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला, जैसे कि आप जानते ही हैं, जब भी हमारे देश में चुनाव कराए जाते हैं तो चुनावों में बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। 2019 के लोकसभा चुनावों में लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। और अगर हम एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो इससे इन सभी चुनावों में होने वाले व्यय राशि से हमें बचने में मदद मिल सकती है। सेकंड है कि मतदाताओं की संख्या में वृद्धि। कई बार साल में जब चुनाव हो रहे हैं, एक बार लोकसभा के हैं, फिर विधानसभा के हैं, फिर आपके स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, तो मतदाता बार जाते जाते थक जाते हैं। कई मतदाता एक बहुत ही बड़ी उम्र के हैं, उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उनके लिए घर से निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ मतदाता ऐसे हैं जो कि किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रहते हैं, जिनके लिए बार अपने वापसी उस स्टेट में आना मुश्किल हो जाता है। अगर ये प्रक्रिया अपनाई जाती है तो मतदाताओं की संख्या में भी वृद्धि देखने को मिलती है। इसके साथ साथ एक आचार संहिता लागू होने से जो भी अवरोध उत्पन्न होता है उससे भी रुका जा सकेगा। और आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव हुए तो चुनावों में सरकारी अधिकारियों, सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है, जिससे वो अपनी ड्यूटी पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो उनके कर्तव्य के निर्वहन पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई, उसकी कुछ सिफारिशें थी। और उस सिफारिशों में क्या कहा गया कि किस तरीके से इन चुनावों को कराया जाएगा। तो सबसे इसमें 2 स्टेप बताए गए हैं। पहला स्टेप है जिसमें लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होंगे उनको एक साथ कराया जाएगा, जिसके लिए राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। दूसरे जो चुनाव होंगे, आम चुनाव, वो 100 दिनों के भीतर सभी राज्यों की नगर पालिकाओं और पंचायत चुनावों का एक साथ संचालन किया जाएगा, जिसके लिए आप जानते भी होंगे जैसा कि नगर पालिका या फिर आपके पंचायतों के चुनावों का जो संचालन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो इसके लिए कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता है। और जहां हम बात करते हैं कि कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी की, तो अपने आप ही बात हो जाती है कि हमें इसमें संविधान में संशोधन करना ही होगा। अब देखना ये होगा कि 2029 में होने वाले लोकसभा के चुनावों को राज्यों की विधानसभा के चुनावों के साथ करवाने के लिए क्या पहले ही भंग किया जाएगा, या कई राज्यों में जो 2025-26 में चुनाव होने हैं उन विधानसभाओं का कार्यकाल और बढ़ा दिया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये करंट अफेयर्स का एक एपिसोड, छोटा सा मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।